नमस्कार, मैं प्रीति अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री इन गवर्नमेंट कॉलेज केकडी। बीएससी सेकेंड ईयर में हम थर्मोडायनामिक सेकेंड पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने लास्ट टॉपिक में स्पॉन्टेनिटी को पढ़ा, स्वतः परिवर्तिता के बारे में जाना। हमने पढ़ा कि स्वतः परिवर्तिता के लिए आवश्यक शर्त है कि गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज नेगेटिव होना चाहिए, अर्थात डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव। और हमने यह भी पढ़ा कि मोस्टली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस होती हैं, लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस होंगी या नहीं ये निर्भर करता है टी डेल्टा एस तथा डेल्टा एच के कंपैरेटिव वैल्यू पर। अब हम आगे पढ़ेंगे डेल्टा जी तथा डेल्टा ए में संबंध, गिब्स एनर्जी में चेंज तथा हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी में चेंज में क्या संबंध है। तो हम पढ़ चुके हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस तथा डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस टी डेल्टा एस। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को यदि घटाएं तो हमें प्राप्त होता है डेल्टा जी माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई। क्योंकि आप जानते हो कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा एच की वैल्यू बराबर होती है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी के, तो हम फाइनली कह सकते हैं कि डेल्टा जी माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, या कहें गिब्स एनर्जी में चेंज इक्वल होगा हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी में चेंज के प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क के। तो हमें पता है कि सॉलिड और लिक्विड स्टेट है, यदि किसी प्रक्रम में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बन रहे हैं यदि वो ठोस या द्रव अवस्था में है तो आयतन में परिवर्तन शून्य होगा। तो ऐसी कंडीशन में पी डेल्टा वी जीरो होगा। तो उन सभी के लिए गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी में चेंज के इक्वल होता है। क्योंकि केमिकल्स रिएक्शंस मोस्टली कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होती हैं, एक वायुमंडलीय दाब पर होती हैं, तो हम मेज़रमेंट राशि डेल्टा एच का ही जनरली उपयोग करते हैं, अतः डेल्टा जी फलन ही उपयोग करते हैं, ना कि डेल्टा ए। अब हम आगे देखें वेरिएशन ऑफ जी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर, मुक्त ऊर्जा में ताप और दाब द्वारा परिवर्तन। तो ताप और दाब परिवर्तन से मुक्त ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसे हम निम्न इक्वेशन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। और आप जानते हैं H बराबर होता है E प्लस पी वी के। तो हम एंथैल्पी की वैल्यू गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन में अगर पुट करें तो हमें मिलता है G इज इक्वल टू ई प्लस पी वी माइनस टी एस। अब हम इस इक्वेशन को यदि कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएट करें तो हमें प्राप्त होता है डी जी इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। इसे हमने नाम दिया इक्वेशन 1। आप जानते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है Q रिवर्सेबल इज इक्वल टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू बराबर है प्रेशर वॉल्यूम वर्क के, तो Q रिवर्सेबल इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी। एक रिवर्सेबल प्रोसेस में Q रिवर्सेबल बराबर होता है टी डी एस के, तो हम कह सकते हैं टी डी एस इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी। फाइनली हमें प्राप्त होगा, अगर हम इस इक्वेशन को पुट करें इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमें फाइनली मिलता है डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। इसे हमने नाम दिया इक्वेशन 2। यह इक्वेशन गिब्स एनर्जी में टेम्परेचर और प्रेशर के साथ होने वाले चेंजेस को शो करती है। डिफरेंट कंडीशन में इस इक्वेशन को हम अलग अलग फॉर्म में भी एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर कंडीशन 1 देखें हम कांस्टेंट प्रेशर, तो हम कह सकते हैं डी पी इज इक्वल टू 0। तो यह वैल्यू इक्वेशन 2 में अगर हम पुट करें तो हमें मिलता है डी जी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी, या कहें माइनस डेल जी अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू एस। चूँकि हमें पता है कि एंट्रोपी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए नेगेटिव साइन यह बताता है कि आइसोबारिक ट्रांसफॉर्मेशन में समदाबी रूपांतरण में टेम्परेचर में यदि वृद्धि होती है तो प्रक्रम की मुक्त ऊर्जा में कमी आती है।
चूँकि सॉलिड की एंट्रोपी कम होगी गैसों की एंट्रोपी से, तो हम कह सकते हैं कि ठोसों में टेम्परेचर के साथ गिब्स फ्री एनर्जी में होने वाला चेंज कम होता है तथा गैसों में अधिक होता है। इसी तरह यदि हम दूसरी कंडीशन लें, हम आइसोथर्मल कंडीशन की बात करें जिसमें डी टी इज इक्वल टू है 0, तो इक्वेशन 2 को हम लिख सकते हैं डी जी इज इक्वल टू वी डी पी। तो डेल जी अपॉन में डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू वी, और इसको नाम दिया हमने इक्वेशन 4। चूँकि आप जानते हैं कि वॉल्यूम एक पॉजिटिव राशि है, तो हम कह सकते हैं कि आइसोथर्मल मॉडिफिकेशन में या आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन में यदि प्रेशर बढ़ रहा है तो फ्री एनर्जी भी बढ़ेगी। चूँकि गैसेस का मोलर वॉल्यूम सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा अधिक होता है, तो हम कह सकते हैं कि गैसों में प्रेशर के साथ फ्री एनर्जी चेंज की रेट अधिक होती है। अब यदि किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी चेंज को इंटीग्रेट किया जाए तो G1, P1 तथा G2, P2 किसी सिस्टम के क्रमशः इनिशियल और फाइनल फ्री एनर्जी को बताते हैं, फ्री एनर्जी तथा प्रेशर को बता रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पर सॉलिड तथा लिक्विड जिनके लिए वॉल्यूम पर प्रेशर का कोई विशेष इफेक्ट नहीं पड़ता, अर्थात हम कहें कि वॉल्यूम को कांस्टेंट माना जाता है डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, तो उनके लिए हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी जी लिमिट G1 से G2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी पी लिमिट P1 से P2। तो इंटीग्रेट करने पर हमें मिलेगा डेल्टा जी इज इक्वल टू वी डेल्टा पी, इसे हमने नाम दिया इक्वेशन 5। अब गैसों की बात करें तो गैसों के लिए गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज प्राप्त करने के लिए वॉल्यूम को प्रेशर के रूप में आइडियल गैस इक्वेशन द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। क्योंकि आप जानते हो आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ से हम वॉल्यूम की वैल्यू निकालें तो हमें मिलेगा एन आर टी अपॉन पी। तो अब हम इसको इक्वेशन 4 में यदि पुट करें तो हमें मिलता है इंटीग्रेशन डी जी लिमिट G1 से G2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एन आर टी अपॉन पी इंटू डी पी लिमिट P1 से P2। तो हमें फाइनली प्राप्त होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू एन आर टी एल एन पी टू अपॉन पी वन, या हम कह सकते हैं 2.303 एन आर टी लॉग पी टू अपॉन पी वन। चूँकि प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम यह भी लिख सकते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू 2.303 एन आर टी लॉग वी वन अपॉन वी टू। तो ये हुआ आपका गिब्स फ्री एनर्जी में टेम्परेचर और प्रेशर के साथ होने वाला परिवर्तन। अब हम आगे पढ़ें वेरिएशन ऑफ ई विद टेम्परेचर एंड प्रेशर, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी में ताप और आयतन द्वारा परिवर्तन। तो ताप और दाब परिवर्तन से हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी में चेंज को हम निम्न इक्वेशन द्वारा लिख सकते हैं A इज इक्वल टू ई माइनस टी एस। जब इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट किया जाता है तो हम लिख सकते हैं डी ए इज इक्वल टू डी ई माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। इस इक्वेशन को नाम दिया हमने इक्वेशन 7। क्योंकि आप जानते हैं थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्यू रिवर्सेबल बराबर होता है डी ई प्लस पी डी वी, और थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ कहता है डी एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सेबल अपॉन में टी, अर्थात टी डी एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सेबल। तो हम लिख सकते हैं टी डी एस इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी। इसे टी डी एस की वैल्यू इक्वेशन 7 में यदि हम पुट करें तो हमें फाइनली मिलता है डी ए इज इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। यह इक्वेशन हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी में टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ होने वाले चेंजेस को बताती है। डिफरेंट कंडीशंस में इसकी वैल्यू भी अलग अलग होती है। तो अगर हम कंडीशन फर्स्ट रखें जिसमें हम वॉल्यूम रख रहे हैं कांस्टेंट, अर्थात डी वी इज इक्वल टू 0, तो हमें मिलता है डी ए इज इक्वल टू माइनस एस डी टी, अर्थात डेल ए अपॉन में डेल टी एट कांस्टेंट वी इज इक्वल टू माइनस एस। उसी तरह यदि हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं डी टी इज इक्वल टू 0 रखें तो हमें प्राप्त होगा डी ए इज इक्वल टू माइनस पी डी वी।
हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं डेल ए अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस पी। तो डी ए इज इक्वल टू हमें प्राप्त होगा माइनस आर टी अपॉन में वी इंटू डी वी। जब इसको इंटीग्रेट किया जाता है तो हमें फाइनली मिलता है डेल्टा ए इज इक्वल टू आर टी एल एन डेल्टा ए इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा ए इज इक्वल टू 2.303 आर टी लॉग वी वन अपॉन वी टू। तो ये था हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी का टेम्परेचर और प्रेशर के साथ होने वाला परिवर्तन। यदि हम एनमोल गैस के मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो हम लिख सकते हैं डेल्टा ए इज इक्वल टू 2.303 एन आर टी लॉग वी वन अपॉन वी टू। अब आगे है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। आप पढ़ चुके हैं कि जीवन किसी सिस्टम की इनिशियल कंडीशन में मुक्त एनर्जी परिवर्तन को बताता है। यदि ताप को हम अनंत सूक्ष्म मात्रा dt द्वारा बढ़ाएं तो सिस्टम की फ्री एनर्जी G1 प्लस dG1 हो जाती है। इस प्रकार सिस्टम की फाइनल स्टेज में फ्री एनर्जी का मान G2 हो जाता है तथा इस सभी को हम एक इक्वेशन द्वारा रिप्रेजेंट करें तो हम लिख सकते हैं dG1 इज इक्वल टू माइनस S1 dt, इसको नाम दिया इक्वेशन 11, dG2 इज इक्वल टू माइनस S2 dt, इसे नाम दिया इक्वेशन 12। इक्वेशन 12 को 11 में से घटाएंगे तो हम लिख सकते हैं dG2 माइनस G1 इज इक्वल टू माइनस S2 माइनस S1 dt। तो डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस डेल्टा S dt, इसे इक्वेशन नाम दिया हमने 13। अब यदि कांस्टेंट प्रेशर लेते हैं तो हम लिख सकते हैं डेल्टा G अपॉन में डेल T एट कांस्टेंट P इज इक्वल टू माइनस डेल्टा S। चूँकि आप जानते हो डेल्टा G बराबर होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S के। यहाँ डेल्टा H एंथैल्पी में चेंज है, T टेम्परेचर है और डेल्टा S है एंट्रोपी में चेंज। तो यहाँ से अगर हम माइनस डेल्टा S की वैल्यू निकालें तो हमें मिलती है डेल्टा G माइनस डेल्टा H अपॉन T। माइनस डेल्टा S की वैल्यू यदि हम इक्वेशन में पुट करें तो हमें मिलता है डी डेल्टा G अपॉन में डेल T एट कॉन्स्टेंट P इज इक्वल टू डेल्टा H G माइनस डेल्टा H अपॉन में T। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस T डेल्टा G अपॉन में डेल T एट कॉन्स्टेंट P। इसे कहते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। यह इक्वेशन उन सभी प्रोसेस में यूज़फुल है जो कि कांस्टेंट प्रेशर पर होते हैं। यदि यह प्रक्रम कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहे हैं तो हम इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं डेल्टा A इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस T डेल्टा A अपॉन में डेल T। तो ये आपने पढ़ा गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन के बारे में। अब नेक्स्ट है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स एनर्जी की ताप पर निर्भरता। तो हम इसे निम्न व्यंजक द्वारा प्रदर्शित करते हैं डेल G अपॉन में डेल T एट कॉन्स्टेंट P इज इक्वल टू माइनस S। चूँकि फ्री एनर्जी होती है G इज इक्वल टू H माइनस टी एस, तो यहाँ से हमें S प्राप्त होगा G माइनस H अपॉन T। अब हम G अपॉन T का मान ताप के संदर्भ में कांस्टेंट प्रेशर पर डिफ्रेंशिएट करें तो हमें मिलता है डेल G अपॉन में T डेल T एट कांस्टेंट P इज इक्वल टू 1 अपॉन में T डेल G अपॉन में डेल T एट कांस्टेंट P माइनस 1 अपॉन T स्क्वायर G। तो हम लिख सकते हैं डेल G अपॉन में T अपॉन में डेल T एट कांस्टेंट P इज इक्वल टू माइनस S अपॉन में T माइनस G अपॉन T स्क्वायर। तो हमें फाइनली मिलता है डेल G अपॉन में T अपॉन में डेल T एट कांस्टेंट P इज इक्वल टू माइनस H अपॉन T स्क्वायर। यह इक्वेशन गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन का दूसरा रूप है। इसी तरह यदि आप इस इक्वेशन को दूसरी तरह से भी देख सकते हैं, यदि हम D 1 अपॉन में T बराबर होता है माइनस 1 अपॉन T स्क्वायर डी टी के, तो फाइनली हमें H बराबर प्राप्त होता है डेल G अपॉन में T अपॉन में डेल 1 अपॉन में T एट कांस्टेंट P। इसे भी गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन ही कहते हैं। तो आज आपका ये थर्मोडायनामिक्स सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। हमने यहाँ इस चैप्टर में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स,
स्पॉन्टेनिटी के बारे में पढ़ा।